लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एसएससी उत्कर्ष पर आपका स्वागत है। अर्जुन सीरीज एपिसोड नंबर 4, अस्त्र नंबर 4 आप सभी के सामने। और एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी जानते हैं कि अब आपको तैयारी जम के करनी पड़ेगी। बहुत सारे मैसेज मेरे पास में आए कि सर जीके जीएस क्या हो पाएगा ये 2-3 महीने के अंदर, तो चिंता मत कीजिएगा। 2-3 महीने के अंदर जीके जीएस बड़े धूमधाम से होने वाला है। आपको सभी वो सवाल, देखिए 100% की गारंटी तो नहीं देता हूं, पर 80-90% सवाल आपको इस अर्जुन एपिसोड के अंदर मिल जाएंगे आपके टीयर फर्स्ट एग्जाम के अंदर, और टीयर 2 के लिए और भी शानदार कुछ करने के लिए हम तैयार, चिंता मत कीजिएगा आप, ठीक है। बाकी आपको जमकर मेहनत करनी। 3 एपिसोड ले चुका हूं, वो देख लीजिएगा। आज 4था एपिसोड है, आने वाला कल था, पर कल दोस्तों मैच था भारत ऑस्ट्रेलिया का, और भाई साहब बाप का बेटे का सबका बदला लेगा रे तेरा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने बदला लिया है। तो मेरी क्लास आज भी होने वाली है आपके लिए, कल भी होने वाली है, क्योंकि परसों आप जानते हो कि परसों फिर मैच है अपना। तो इससे पहले मैं 2 दिन हमारे पास में, तो 2 दिन हम क्लास लेंगे। सप्ताह में 3 क्लास तो आपकी होंगी 1 जुलाई तक। उसके बाद आपकी क्लास की संख्या बढ़ने वाली है, मेरी और क्लास आपके सामने आएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ोगे ये सब कुछ मैं करने वाला हूं। बस आपको तो जितना कहा जाए ना जीके जीएस में उतना कर लीजिए, बाकी अपनी मैथ, अपना रीजनिंग, अपना इंग्लिश, इसको स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा। और यहां जीके जीएस आपकी अर्जुन सीरीज में मैं पढ़ाता रहूंगा, आपको निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी आपने सीजीएल में कब फॉर्म भरने की डेट है, तो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, 1 महीने रहने वाली है। आप सभी जानते हो सितंबर अक्टूबर में टीयर फर्स्ट हो सकता है, ऐसा कहा गया। वो सारी बातें आपने देख ली होंगी सभी जगह पर। हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि पढ़ना कैसे है, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो आज की जो सीरीज हमारी अर्जुन सीरीज जो है, देखो मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, एसएससी के लिए अर्जुन सीरीज यूट्यूब की सर्वश्रेष्ठ सीरीज हो सके, ये मेरा पूरा प्रयास, और मैं करके दिखाऊंगा आपको, ये मेरा पूरा आपसे वादा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपको बस चलना है, जितना टाइम मिला उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ देना है, बस ये तय करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है। सवाल आपके सामने ये है। अदिति अशोक है, मनीषा कल्याण, दिव्य कीर्ति सिंह, आपके भवानी देवी। 4 दोस्तों ऑप्शन है। ये चारों ही महिलाएं भारत की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। अदिति अशोक पूछूं आपसे, खेल कौन सा आपके, इनका खेल गोल्फ खेल है। और गोल्फ खेल दोस्तों दिमाग में आते ही राइडर कप भी आपके दिमाग में आना ही चाहिए, ठीक है। तो गोल्फ खेल पूछूं आपसे, अदिति अशोक का संबंध गोल्फ खेल से, ठीक है। मनीषा कल्याण पूछूं आपसे, इनका संबंध किस खेल से है, फुटबॉल खेल से है। मनीषा कल्याण को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिव्य कीर्ति सिंह पूछूं आपसे, इनका संबंध किस खेल से है, जो घुड़सवारी खेल आपके संबंधित, उससे लिखना आपके। और सो अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो अर्जुन अवार्ड पाने वाली घुड़सवारी की पहली महिला कौन, आपके दिव्य कीर्ति सिंह है, ठीक है। भवानी देवी पूछूं आपसे, तलवारबाजी, या फिर इसके स्थान पर कभी कभी है ना फेंसिंग लिखा आता है, ठीक है। तो तलवारबाजी या फिर फेंसिंग कुछ भी लिख दीजिए आप, जो है तलवारबाजी। एग्जाम में जो आए उसे देखकर तिलक करना है आपको। तलवारबाजी या फिर फेंसिंग जो है, इनमें से कोई भी खेल आ जाए आपको, ये दोनों खेल एक ही है। तलवारबाजी, फेंसिंग जो है भवानी देवी का संबंध उससे है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है मनीषा कल्याण हमारा ठीक आंसर है। इनका संबंध फुटबॉल खेल से हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानून के
समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग जो है उसकी स्थापना की सिफारिश करता है। ठीक है, यहां दोस्तों पूछा गया कि आपके इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत के अंदर एक लॉ कमीशन जो है उसकी स्थापना हुई है। सवाल आपसे ये पूछा है। ठीक है, पहला अधिनियम आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सेकंड अधिनियम आपके चार्टर एक्ट 1833 आपके चार्टर एक्ट 1813 हो गया, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो गया। ये चारों ही एक्ट अपने आप में एग्जाम के लिए आपको सवाल देकर जाते हैं। इन चारों में से एग्जाम में सवाल आपसे पूछ ही लेता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहली बात करते हम आपके 1838 आपके जो आपके चार्टर एक्ट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछ ले कि भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप उसका जो व्यापार का जो एकाधिकार है वो समाप्त कब किया गया आपके, तो लिखिए इस दोस्तों अधिनियम से ना ईस्ट इंडिया कंपनी पूछूं आपसे, इसका व्यापारिक जो एकाधिकार था, इस व्यापारिक एकाधिकार को, इसकी जो मोनोपोली थी आपके, उसको समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा है, वो 1813 अधिनियम हो गया। पर यहां पर चाय और चीन को छोड़कर, ठीक है, चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार है उसको छोड़कर, ठीक है, वहां अभी भी मोनोपोली ईआईसी की रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की रहने वाली। ठीक है, सेकंड दोस्तों छापना आपके पूछूं आपसे, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने वाला, शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए कहां दिए गए हैं, वो आपके इस चार्टर एक्ट से दिया गया। ठीक है, सेकंड दोस्तों लिखना आपके, सेकंड लिखिए 1833 का चार्टर दोस्तों एक्ट पूछूं आपसे, देखो इसमें लिखना आपके, इसमें लिखिए ईआईसी का जो आपके एकाधिकार था वो पूरी तरह से अंत हो चुका है। ठीक है, ईआईसी का एकाधिकार जो है उसका द एंड हो चुका है, पूरी तरह वो एंड हो चुका है, चाहे चीन भी उसका अंत हो चुका है। ठीक है, सवाल पूछे ना आपसे कि चाहे चीन को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार कहां समाप्त हुआ है, तो 1813 वाला के अंदर हुआ है। ठीक है, सवाल पूछे आपसे पूरी तरह व्यापारिक एकाधिकार कहां समाप्त हुआ था, ये 1833 जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा हुआ। ठीक है, इसी दोस्तों अधिनियम में लिखना आपके, इसी अधिनियम में जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इस पोस्ट को चेंज किया गया और भारत जो है भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट कर दिया गया, और पहले कौन बनते हैं, विलियम बेंटिक साहब जो हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछ लेना कि दोस्तों विधि आयोग की स्थापना किससे हुई थी आपके, तो लिखिए आपके जो विधि आयोग होता है, जो लॉ कमीशन जो है, इस लॉ कमीशन की स्थापना किससे होती है, 1833 का चार्टर जो एक्ट है आपके, इसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब पहला विधि आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो ये बनाए गए कौन आपके, मेकाले साहब जो हैं, झंडूबाम मेकाले साहब जो हैं वो इसके अध्यक्ष अपॉइंट होते हैं। अगर सवाल पूछूं आपसे तो आजादी के बाद जो पहला विधि आयोग बना है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं तो आजादी की बात कर रहे हैं, इसके बाद जो पहला विधि आयोग बना है उसके अध्यक्ष कौन थे, एमसी शीतलवाड़ जो हैं वो उसके अध्यक्ष थे, और ये बात कब की है, ये बात आपके 1955 की है। ठीक है, पूछे वर्तमान में जो विधि आयोग है आपके वो कौन से नंबर का आपके, तो वर्तमान में 22वें नंबर का लॉ कमीशन है, और सवाल पूछूं आपसे इसके अध्यक्ष कौन आपके, तो ऋतुराज अवस्थी साहब लिखना, ये इसके अध्यक्ष हैं, और ध्यान रखिएगा आप जो है ये 22वां विधि आयोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉ कमीशन के बारे में सारे पॉइंट आपको, पहला कब बना, किस अधिनियम से बनता है, कौन अध्यक्ष थे उसके, आजादी के बाद पहले के अध्यक्ष कौन है, और अभी कौन चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे कि भाई साहब हमारा ये दोस्तों अधिनियम हो चुका है, ये तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 एक्ट और लिख रहे हैं आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और 1900 आपके 1919 आपके 2 एक्ट। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूछूं आपसे 1909 जो है आपके इसको बोलते हैं, लिखना इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। क्या बोलते हैं इसको, मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। और कभी आपसे सवाल पूछे ना कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो है, कम्युनल इलेक्शन जो है कहां शुरू हुआ था, वो इसी एक्ट से हुआ था। ठीक है, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन जो है
इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से होती है, कम्युनल इलेक्शन की बात इसमें, ठीक है। वहीं दोस्तों 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करूं आपसे लिखना, ये कौन सा एक्ट है? ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है। कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब, अगर पूछे आपसे कि जो प्रांत जो है इनमें द्वैत शासन जो है इसकी शुरुआत किससे होती है? प्रांत में ड्वेल सिस्टम जो है इसकी शुरुआत किससे होती है? इसकी शुरुआत लिखना आपके, तो प्रोविंस में ड्वेल सिस्टम की शुरुआत किससे होती है? 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से होती है, ठीक है। अंत कब दोस्तों आपके? तो इसका अंत लिखना आपके, इसका अंत कब होता है? 1935 का जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके द्वारा अंत होता है। यह सवाल हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1935, 1919 है, 1833 का चार्टर एक्ट आपके, 13 का दोस्तों एक्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, इसके अलावा आपके 53 वाला एक्ट आएगा, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। ये सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। भाई साहब लाइट दोस्तों नहीं आ रही है, पसीना टपक रहा है, और मैं चाहता हूं कि अगर मेरा पसीना टपक रहा है ना तो आप भरपाई जो है पेपर में एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देना, बराबर हो जाएगा मामला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ये सारी जानकारी आपके लिए। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 1833 का चार्टर जो एक्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु दोस्तों होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? जो पूछूं आपसे, होलोग्राफी दोस्तों आपके वही दोस्तों आपके वो 3D दोस्तों हॉलमार्क लगता है ना, जो 3D दोस्तों आपके जो साइन जो होता है, 3D जो इमेज होती है आपके, वही दोस्तों होलोग्राफी होती है ना। 3D जो होता है ना, 3 डायमेंशनल जो होता है उसको हम होलोग्राफी कहते हैं, ठीक है। किसी दोस्तों बुक के ऊपर से होलोग्राफ लगा होता है कि ये हमारी असली बुक है, देखा है आपने, तो वही होलोग्राफ होता है, वही आपकी होलोग्राफी होती है। 3D जो इमेज वाली तकनीक है उसको होलोग्राफी कहते हैं। सवाल पूछ रहा है कि होलोग्राफी को दोस्तों डेवलप करने वाले कौन थे? तो 4 ऑप्शन, देखो ये पेपर में 4 ऑप्शन ही थे, माना कि सवाल तो सीपीओ में आया हुआ है, पर आंसर तो इसका डेनिस आपके गैबोर हो गया, ये तो करेक्ट आंसर है। बाकी 3 ऑप्शन मैं लेकर आया हूं आपके और भविष्य के सवाल को देखते हुए। तो डेनिस गैबोर हमारा तो ठीक आंसर है, और दोस्तों इसके लिए इसको 1971 के अंदर जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1971 के अंदर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार आपके इन्हीं को इस होलोग्राफी के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके जॉन्स गुटेनबर्ग है ना। अगर पूछूं आपसे भाई साहब, अगर पूछे आपसे गुटेनबर्ग साहब जो है इन्होंने किसकी खोज की है? प्रिंटिंग प्रेस, ना प्रिंटिंग प्रेस जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने वाले कौन थे? वो गुटेनबर्ग थे, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली से खूब बार आए हुए एग्जाम में सवाल है कि WWW की फुल फॉर्म क्या होती है ना। तो WWW जो है ना, इसको खोज करने वाला कौन है? इसको डिस्कवर करने वाला कौन आपके? वो टिम बर्नर्स-ली हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW जो है टिम बर्नर्स-ली भी आपको ध्यान रखना है ना। विजय भटकर पूछूं आपसे, लिखिए भारत में लिखना, भारत में सुपर कंप्यूटर जो है इसके जनक कौन आपके? तो भारत में सुपर कंप्यूटर जो है इसके जनक कौन आपके? विजय भटकर भी आपको छापना है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आपके? परम 8000 छापिए, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। और भारत में फादर कौन है इसके? तो आपके विजय भटकर का नाम आपको छापना है। अब आपको बताना है मुझे कि पूरे विश्व के अंदर पूछूं आपसे, विश्व में सुपर कंप्यूटर जो है इसका जनक कौन? बताओ, पूरे वर्ल्ड के अंदर सुपर कंप्यूटर जो है इसका जनक कौन है आपके अनुसार? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो गया है। इसका आंसर डेनिस गैबोर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। सवाल पूछा मैंने आपसे कि पूरे विश्व के अंदर सुपर कंप्यूटर जो है उसका जनक कौन आपके? सिमोर क्रे। लिखो सिमोर क्रे। कौन आपके? सिमोर क्रे जो है ये पूरे विश्व के अंदर फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, चंबल, हिंडन और
टॉन्स नदी निम्न में से दोस्तों किस नदी की सहायक नदी है? 4 नदी हैं आपके, इन चारों की सहायक नदी हम एक ही सवाल में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो सवाल दोस्तों पूछे आपसे चंबल हिंडन टॉन्स। ठीक है, पहली बात दोस्तों आपकी यह नदी कौन सी? आपके यह नदी हो गई हमारी कौन सी? गंगा मैया नदी हो गई आपके सामने। सो ये कुछ इस प्रकार बह रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गंगा मैया की जो सहायक नदी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, पहली से पहली नदी कौन सी आपके? वो है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा दोस्तों। एक है कौन सी? गोमती। कौन सी है? गोमती हो गई। एक है घाघरा, लिखना आपके घाघरा हो गई आपके। एक है कोसी। कौन सी? कोसी है। एक है गंडक। कौन सी है? गंडक दोस्तों आपके। फिर बूढ़ी गंडक आपके, और फिर है महानंदा नदी। ठीक है, तो ये इस गंगा नदी से आपके गंगा नदी में पूछे आपसे लेफ्ट की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो लेफ्ट की ओर से मिलने वाली रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी है ना। पहले लिखो गंडक, लिखिए पहले तो गंडक लिखिए पहले, और फिर लिखिए कोसी, और फिर लिखिए महानंदा। अभी दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम हुआ, सिविल सर्विस का एग्जाम, उसमें इसका क्रम पूछा गया था ना इन चारों का। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट की ओर से मिलने वाली नदी। ठीक है, यहीं पर पूछूं आपसे राइट की ओर से मिलने वाली कौन सी आपके? तो राइट की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी आपके? वो है चंबल नदी। कौन सी? वो आपसे यमुना नदी। आपसे यमुना पूछूं आपसे, यमुना नदी जो आपके वो राइट की ओर से मिलने वाली नदी है, यमुना नदी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे यहां दोस्तों एक नदी कौन सी आपकी? यहां पर एक नदी आपके सोन नदी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल देखिए, यमुना की सहायक नदी कौन सी आपके? यमुना की सहायक नदी कौन सी आपके? लिख लीजिए चंबल सिंध। चंबल सिंध बेतवा केन, लिखिए चंबल सिंध बेतवा केन। तो आपके चंबल सिंध बेतवा केन, ये किसकी नदी है आपके? यमुना जो है उसकी सहायक नदी कौन सी है? चंबल सिंध बेतवा केन, हिंडन और टॉन्स। कौन सी है? हिंडन टॉन्स लिखना। ये किसकी सहायक नदी है आपके? ये जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल दोस्तों एक था, इसमें गंगा की नदी भी आ चुकी है, यमुना वाली नदी भी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों तिब्बत है आपके, यहां दोस्तों एक नदी निकलती है आपके, उसको बोलते हैं सांगपो नदी। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सांगपो नदी कहते हैं। ये दोस्तों नदी आपके, यहां पर एक पर्वत है आपके, उसको बोलते हैं हम नामचा बरवा पर्वत। क्या बोलते हैं उसको? नामचा बरवा पर्वत बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश से यहां पर आपके, यहां दोस्तों मुड़ के दोस्तों नदी आपके ऐसे बहती है आपके, पहले आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फिर असम के अंदर, और फिर बांग्लादेश में आके यहां दोस्तों आपके यहां पर एक डेल्टा बनाती है, उसको बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं उसको, और इसी को हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं, जो कि भारत के अंदर भी है और बांग्लादेश के अंदर भी आपके डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपकी यही है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, पहली बात दोस्तों, इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सो भारत के अंदर क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं ना। सो भारत के अंदर क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये भी आपको छापना है। ठीक है, बाकी दोस्तों बांग्लादेश पूछूं आपसे, यहां इसको जमुना कहते हैं। ठीक है, जो बांग्लादेश जो होता है ना, यहां पर क्या बोलते हैं इसको? यहां से जमुना कहते हैं आपके। जब दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो यहां उसको पद्मा कहते हैं, लिखना आपके। और जब गिरती है तो गिरती है आपके डेल्टा बनाती है, तो यहां इसको मेघना कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जमुना बांग्लादेश के अंदर, पद्मा मिलने पर आपके और डेल्टा बनाने पर मेघना आपको नोट करना है। ठीक है, अब सवाल पूछूं आपसे, इसकी सहायक नदी कौन सी आपके? लिखिए तो आपसे सुबनसरी। कौन है? सुबनसरी लिखना, धनसरी लिखिए आपके, सुबनसरी, धनसरी। तिस्ता नदी लिखना, तिस्ता। इसके अलावा कामेंग नदी आपके, कामेंग नदी छापना, और लोहित नदी आपके, लोहित नदी जो आपके, ये सारी सहायक नदी है। ठीक है, तो सुबनसरी, धनसरी, तिस्ता, कामेंग, लोहित, दिवांग। कौन है? दिवांग, ये आपको नोट करना है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसरी, धनसरी, तिस्ता, कामेंग, लोहित, दिवांग, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने 3 नदी पढ़ ली आपके सामने। देखिए पहला सवाल ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, गंगा मैया पढ़ चुके हैं। ठीक है, चंबल हिंड टॉन्स किसकी? आपके यमुना की, ऑप्शन नंबर सी हम पढ़ चुके हैं। तो कावेरी की बात करूं आपसे, इसकी 3 नदी लिख लीजिए आप, हेमवती, कावनी, हेमवती, कावनी और भवानी। ठीक है, हेमवती, कावनी, हेमवती, कावनी और भवानी जो है ये इसकी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेमवती, कावनी, भवानी जो है ये सहायक नदी आपको, ये इसकी भी आपको ध्यान रखनी है। तो 4 नदियों के सहायक नदी मैंने आपको लिखा दी है, एग्जाम में बार बार पूछता है
है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है, यह नदी कहां से निकलती है। तो सारे क्वेश्चन मैंने सेट किए हुए हैं, कहीं पर सहायक नदी, कहीं पर उद्गम स्थल, ऐसे में आपको सारी नदियों के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो लिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो आ रहा है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का को पहली बार दोस्तों मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे के रूप में केंद्रित किया गया है, ठीक है। पॉवर्टी जो एलिमिनेशन है, सो उसकी बात पूछे आपसे, पॉवर्टी जो आपके एलिवेशन जो है उसकी बात करनी हमें, इनमें से किस दोस्तों 5 ईयर प्लान का उद्देश्य पॉवर्टी को मिटाना था आपके। सो याद कीजिए पहली बात दोस्तों आपके, अरे गरीबी हटाओ का नारा पूछूं आपसे, कब दोस्तों आपके, यह 1971 के अंदर सो इंदिरा गांधी जो है इनके द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद 1974 से 78 जो है, जो हमारा 5वां 5 ईयर प्लान दोस्तों था आपके, इसके अंदर छापना सो, इसके अंदर जो हम, इसके तो अंदर आपके गरीबी जो आपके उन्मूलन था इसको मुख्य उद्देश्य के रूप में लिया गया, ठीक है। तो 1974 to 78 सो कभी सवाल पूछ रहे ना आपसे कि भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल चली है आपके, तो भारत की एकमात्र 4 साल चलने वाली 5 ईयर प्लान कौन सा है, 5वां है। 1974 to 78 इसकी आपके टाइम पीरियड था, और गरीबी दोस्तों उन्मूलन जो है ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद 2 साल जो है भारत के अंदर आपके वो रोलिंग प्लान चला, हर साल वाला प्लान चला है, गवर्नमेंट चेंज होती है, मोरारजी साहब पीएम बनते हैं, रोलिंग प्लान लेकर आते हैं, 1980 में गवर्नमेंट वापस चेंज होती है, इंदिरा गांधी जी वापस पीएम बनती हैं, वापस भारत में 5 वर्षीय योजना जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है, 5वां आपका ठीक आंसर, ठीक है। भारत की सबसे अंतिम 5 ईयर प्लान कौन सी, सो 12वीं आपके पंचवर्षीय योजना है, जो कि आप जानते हो 12 से 17 के बीच चलती है आपके। सो इसी बीच में नीति आयोग का निर्माण हो जाता है आपके, तो 12 to 17 के बीच में 12वीं आपके, इसकी कभी कभी आपसे थीम पूछ लेता है, ठीक है। जो 12वीं जो योजना है उसकी थीम क्या है, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूं, रैपिड लिखना, रैपिड इंक्लूसिव क्या है, रैपिड दोस्तों इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इसकी थीम है, ठीक है। रैपिड इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इसकी थीम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं तीव्र समावेशी, क्या बोलते हैं, तीव्र समावेशी सतत विकास जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, तीव्र समावेशी और धारणीय विकास इसकी फुल फॉर्म है। 12वीं योजना की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये भी सवाल बहुत बार दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है कि रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो किसकी फुल फॉर्म है, तो 12वीं योजना है उसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर देखिए आपके ये वाला पॉइंट भी हो गया आपके सो, पहली वाली कब थी आपकी, तो पहली वाली आपकी 1951 से 56 के दोस्तों बीच में रहती है पहली वाली। और दोस्तों पूछूं आपसे, यहां दोस्तों पूछे आपसे कि भाई मॉडल कौन सा आपके, हैमर डॉमर्स मॉडल था आपके, और जवाहरलाल नेहरू साहब जो है, जवाहरलाल नेहरू साहब कौन सा आपके यहां पीएम थे, आपको नोट करना है, ठीक है। सो 12वीं में कौन था, सो 12वीं में आपके मनमोहन सिंह भी थे, और सो उसके बाद कौन आपके, उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है आपके ये भी शामिल थे 12वीं के अंदर, ठीक है। 8th पूछूं आपसे, 8th दोस्तों कौन सी आपके, 8th थी 1992 के आसपास वाली है ना, 1992 97 जो है वो आपकी 8th थी। अच्छा ऐसा करो दोस्तों, 12 की 12 के सबके आप टाइम पीरियड लिख लो एक साथ, छोड़ो ना सारी बातों, आप ऐसा करो मेरे साथ में, क्या ही छोड़ना इसको, 51 56 5वीं योजना जो आपकी योजनाएं जो है ना 5 ईयर प्लान, ये एग्जाम में पूछता है आपसे, ठीक है। 51 से 56, 56 से 61 लिखिएगा आपके, 61 से लिखना 66 आपके, फिर 3 साल गैप हो गया लिखना, 3 साल आपका गैप हो गया है, और फिर 3 साल के बाद में लिखिए आपके 1969 to 74 हो गया है, और फिर लिखिए 1974 to 78 हो गया है, 78 to 79 और 79 to 80 ये भी आपको नोट करना है, 80 to 85 लिखिए, 85 to 90 लिखिए आप लोग, फिर 2 साल गैप है, 90 से 91 गैप हो गया है, 91 से 92
गैप हो गया, ठीक है। 92 97 के बीच पूछूं आपसे, ये आपके नेक्स्ट आ चुकी है। 97 2002 आपके उसका नेक्स्ट आपके 2002 और 7 पूछूं आपसे, ये इसका नेक्स्ट हो गया है। 7 से 12 नेक्स्ट हो गया है। 12 17 आपके ये नेक्स्ट हो गया है, ठीक है। देखिए 12 लिख लीजिए कौन कौन सी है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये गैप हो गया आपके, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ये 2 साल रोलिंग प्लान हो गया, ये छठी है, ये 7वीं है, फिर 2 साल गैप हो गया है, ये 8वीं है, ये 9वीं है, ये 10वीं है और ये 11वीं और ये 12वीं, ठीक है। अब एक बार आप नोट ही कर लो यार, क्या ही छोड़ना दोस्तों बात के लिए, इसको जो भी काम हो उसको साथ में निपटाते चलो ना। मैंने फिर कहा ना कि YouTube की बेस्ट सीरीज हो सके, देखो पसीना मेरा बह रहा है, बस आप कमेंट बॉक्स में दिल भेज दोगे ना तो मेरा पसीना जो है और ठंडक वाला जो एहसास होता है ना वो मुझे हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि 8वीं वाली कौन सी है, तो 8वीं वाली कौन सी है, ये वाली दोस्तों 8वीं वाली, ठीक है। मानव संसाधन विकास पे बल देने वाला कौन सा आपके, इसको बोलते हैं HDR, किसके ऊपर सो, जो HRD है ना, इस पर बल देने वाली योजना कौन सी आपके, ये वाली योजना 8वीं वाली, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, यह है मानव संसाधन विकास जो है, इसके ऊपर बल देने वाली कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, इसके ऊपर बल देने वाली योजना कौन सी है, वो 8वीं योजना आपको नोट करनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी चारों योजना और योजनाओं के टाइम पीरियड जो है मैंने आपको एक साथ दिखा दिए, ध्यान रखना, ठीक है। गोवा के किस 200 नृत्य शैली को, गोवा के किस डांस फॉर्म को योद्धा नृत्य के रूप में जाना जाता है, थांगटा, गींदड़, घोड़ा मदानी और रऊफ, ये 4 दोस्तों स्टेट है। आप देखना अर्जुन सीरीज में मैंने आपको अलग अलग स्टेट कराता हूं ना, एक क्वेश्चन में 4 स्टेट लिखाता हूं, उसके फेमस डांस आपको नोट कराता हूं, ठीक है। तो थांगटा पूछूं आपसे, याद कीजिए, थांगटा पूछा आपसे, थांगटा पुंगचोलम लिखिए, थांगटा पुंगचोलम संकीर्तन, कौन सा संकीर्तन, ये सवाल भी खूब आता है, ठीक है। थांगटा पुंगचोलम संकीर्तन पूछूं आपसे, राज्य कौन सा हो गया, मणिपुर आपका स्टेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा गीदड़ पूछूं आपसे, गिद्दा नहीं है ना, गीदड़ पूछे आपसे, गीदड़ लिखिए, गीदड़ गैर लिखना, गीदड़ गैर चक्री लिखिए आपके, चक्री कालबेलिया 13 ताली, कौन सा है 13 ताली, और घूमर लिख लीजिए ना, 13 ताली घूमर जो है ये डांस किसके, राजस्थान के हो गए, ठीक है। गींदड़ चक्री गैर आपके, गींदड़ गैर चक्री कालबेलिया 13 ताली घूमर, ये राजस्थान के डांस है, ठीक है। घोड़ा मदानी पूछूं आपसे, तो घोड़ा मोदनी आपके, इसके अलावा सो ये आपके गोवा का एक युद्ध डांस है, आपके मार्शल आर्ट डांस है आपके, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके घोड़ा मदानी, इसका नाम है आपके सो। इसके अलावा देखनी, कौन सा, देखनी और आपके फुगड़ी, कौन है, देखनी फुगड़ी और सिग्मो डांस पूछूं आपसे, ये गोवा के डांस, कहां के, गोवा के डांस आपको नोट करना है, ठीक है। तो घोड़ा मदानी, देखनी, फुगड़ी, सिग्मो गोवा के ना। रऊफ और ये लिखना, रऊफ, हिकात और कूद लिखना, रऊफ, हिकात और कूद जो है ये कहां के हैं, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो रऊफ, हिकात, कूद कहां के, जम्मू कश्मीर के, ना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। घोड़े मोदनी करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। बाकी थांगटा पुंगचोलम संकीर्तन जो है ये तो मणिपुर का डांस है आपके, ये मणिपुर का डांस हो गया, ठीक है। गैर चक्री कालबेलिया 13 ताली घूमर गींदड़ जो है ये आपके राजस्थान हो गया। देखनी फुगड़ी सिग्मो और घोड़ा मोदनी आपके गोवा का डांस हो गया, ठीक है। रऊफ, हिकात, कूद कहां का है, जम्मू कश्मीर का डांस आपको ध्यान रखना है ना। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 24 में भारत की दोस्तों रैंक कौन सी है, चौथी रैंक, 5वीं रैंक, 48वीं रैंक और 24वीं रैंक। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में सवाल है ना करंट अफेयर्स का 1 साल पहला, 1.5 साल पहला भी पूछता है सो। अब सो ओलंपिक तो 4 साल में एक बार होने वाला सो, तो ये ओलंपिक 4 साल तक जो है, जैसे अब ओलंपिक होने वाला है, तो ये जो नया ओलंपिक आने वाला उससे पहले जितने भी पेपर होंगे उसमें टोक्यो ओलंपिक ही महत्वपूर्ण होगा। मैंने तो 4 बड़े महत्वपूर्ण ऐसे गेम्स लिए हैं जो 2023 या 22 के अंदर हो चुके हैं, हमने वो लिए, ठीक है। तो पहला आपके 4th स्थान पूछूं आपसे, 4th स्थान किसमें, तो 4th स्थान भारत का जो एशियन गेम्स अभी हाल ही में हुआ है, यह एशियन गेम्स कौन सा, 19वें नंबर का एशियन गेम्स है, इसमें भारत की रैंक 4th रैंक है, ठीक है। तो 19वां नंबर का जो एशियन गेम्स है उसमें रैंक भारत की 4th है, आपको नोट करनी है, ठीक है। कहां दोस्तों होता है ये दोस्तों होंगझाऊ चीन जो है,
होंगझाऊ चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों 5वीं रैंक पूछूं आपसे, लिखिए पैरा एशियन गेम्स पूछे आपसे, पैरा दोस्तों एशियन गेम्स जो है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 5वीं रैंक है ना। सो ये भी कहां पर हुआ, सो ये भी आपके होंगझाऊ चीन जो है यहीं पर हुआ है, ये भी आपको नोट करना है ना। 48वीं रैंक पूछूं आपसे, टोक्यो दोस्तों ओलंपिक ना, टोक्यो ओलंपिक जो है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कौन सी है आपकी, सो भारत की रैंक 48 रैंक है। और लिखिए 1 2 का 4 पूछूं आपसे, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आपके जीतने वाला सो भारत होता है, कुल 7 मेडल भारत के हाथ में आते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों 24 रैंक पूछूं आपसे, टोक्यो पैरा ओलंपिक कौन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है इसके अंदर रैंक कौन सी है, इसके अंदर भारत की रैंक जो है 24 रैंक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 4 दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जो मैंने आपको लिखा दी है। इस साल ओलंपिक कहां पर होने वाला है, इस साल ओलंपिक जो है वो पेरिस के अंदर होने वाला है, और अगली 4 साल बाद में जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स के अंदर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपके कौन थी? ऑप्शन नंबर 1 सुचिता कृपलानी थी, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू थी, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। आपके कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन आपके प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके अगर पूछूं आपसे नाम, पहला दोस्तों नाम कौन सा हो गया, सो पहला नाम हो गया एनी बेसेंट, ठीक है। देखो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस की दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कौन थी आपके, वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। 1917 के अंदर आपके ये अध्यक्ष बनती है। सो इनकी दोस्तों एक बड़ी फेमस पत्रिका कौन सी आपके, वो है कॉमनवेल्थ। खूब बार एग्जाम में सवाल पूछता है, कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है आपके, एनी बेसेंट आपके, और रहने वाली कहां की थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों सेकंड ऑप्शन कौन सा है, सरोजनी नायडू, ठीक है। देखो पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय, लिखना कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है आपके, वो है लिखना सरोजनी नायडू आपके, कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और 1925 कानपुर जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्ष बनती है, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल भी कौन है आपके, वो भी नायडू जी, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा इनका दोस्तों नाम आप एक चीज में जानते हो, सुचिता जी का नाम आपके, कि उत्तर प्रदेश भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो भारत की पहली महिला सीएम आपके उत्तर प्रदेश की कौन बनती है, सुचिता कृपलानी जी बनती है, ठीक है। वहीं दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, कांग्रेस जो महिला विंग है ना उसकी स्थापना करने वाली कौन थी आपके, लिखना कांग्रेस जो महिला विंग है, कांग्रेस की जो महिला विंग है आपके, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस जो है, कांग्रेस महिला विंग जो है इसके फाउंडर कौन थी आपके, सुचिता कृपलानी, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। और तो फोर्थ नाम पूछूं आपसे, तो फोर्थ नाम आपके जानते हो आप, भारत की पहली महिला, भारत की एकमात्र महिला, पहली महिला पीएम कौन है आपके, सो वो यही है इंदिरा गांधी जी, और इनको 1971 के अंदर भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 1917 के अंदर इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 1917 के अंदर भारत जो है इसका भारत रत्न आपके इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। अच्छा कांग्रेस दोस्तों इसकी स्थापना जब होती है 1885 में, आपको बताना है कि इस समय वायसराय कौन थे, बताओ 1885 के अंदर पूछूं आपसे इस समय वायसराय कौन थे, ये आपको छापना है, जल्दी से बताइए आप। तो बताओ वायसराय कौन थे इस समय पर, तो वायसराय जो है मतलब मैं टाइम मिलते ही पूछ कर आ गया हूं, पसीना जो है मुझे पता है दोबारा आएगा, तो मैंने कहा टाइम मिला है पूछ लेते हैं। बिल्कुल ठीक लिखिए, डफरिन जो है आपके, डफरिन वायसराय थे। गर्मी इतनी अधिक हो चुकी है ना, और ये कमरा बहुत पैक रहता है क्योंकि इसमें ये स्टूडियो लगा हुआ है, लाइट आ नहीं रही है, ये इन्वर्टर की लाइट जल रही है, लाइट बहुत सारी है, तो मतलब ये समझो आपके गैस चेम्बर बना हुआ ही है ना। कोई बात नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन जो है वही सबसे महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए, ठीक है। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी हो गया।
निम्न में से कौन सारंगी वाद्य यंत्र संबंधित है? बड़ा ही प्यारा सवाल दोस्तों आपके। सारंगी जो वाद्य यंत्र है संबंधित कौन है? विश्व मोहन भट्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा है, पंडित रविशंकर है, सो पंडित राम नारायण। आपके सामने 4 ऑप्शन, ठीक है। देखो पहला दोस्तों ऑप्शन आपके विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। सो इनका संबंध किससे? इनका संबंध मोहन वीणा। आप सो लिख लीजिए, कभी सवाल पूछे आपसे कि मोहन वीणा जो है इसका जनक कौन है आपके? इसके जनक विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। तो मोहन वीणा के जनक कौन आपके? विश्व मोहन भट्ट हैं। तो संबंधित किससे हो गए? वीणा संबंधित हो गए। आपको ध्यान रखना है ना। पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये 2 नाम दोस्तों आप नोट कीजिए किसके अंदर। ये दो नाम आप, भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा, पूछूं आपसे, यह है संतूर वादक। कौन सा है? संतूर वादक है, ठीक है। पंडित रविशंकर से पूछूं आपसे, ये कौन से आपके सितार वादक कौन है? सितार वादक है। आप जानते हो भारत का हाईएस्ट अवार्ड इनको मिला हुआ है। अगर पूछूं आपसे कि भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड भारत की ओर से लेने वाले कौन थे आपके, तो यही थे पंडित रविशंकर आपके। ये पहले भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। पंडित राम नारायण पूछूं आपसे, सो इन्हीं ये आपके पूछे कौन से हैं? सारंगी वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर डी है। सो ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, मतलब ये 2005 में इनको भारत का 2nd हाईएस्ट अवार्ड जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है, ठीक है। तो 2005 में इनको भारत का 2nd हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है वो प्राप्त हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विश्व मोहन भट्ट सारंग वीणा वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सोपारी संतूर वादक, रविशंकर सितार वादक, राम नारायण आपके कौन सा है आपके? ये सारंगी वादक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का तो मूल हस्तलिखित संस्करण जो है वो लिखने वाले कौन थे? हु रोट द ओरिजिनल हैंड रिटन वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूछूं आपसे। मतलब दोस्तों इसको अगर एक वर्ड में बोलूं ना आपसे, तो पूछ सकता है कि जो भारतीय संविधान है उसका कैलीग्राफर कौन सा, ना सवाल पूछ सकता है कि उसका कैलीग्राफी करने वाले कौन से हो। कैलीग्राफी का मतलब उसको लिखने वाले, ठीक है। उसको दोस्तों लिखने वाले कौन आपके? कैलीग्राफी कौन करने वाले लिखना, तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण सो, ये आपके करने वाले। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों हमारा है उसका कैलीग्राफर कौन आपके? मतलब जो ओरिजिनल लिखा हुआ हमारे जो संविधान लिखा हुआ है ओरिजिनल, वो लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी सो नारायण आपके सो। इटैलिक शैली लिख लो, ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है सीजीएल के अंदर। शैली कौन सी आपके सो? इटैलिक शैली के अंदर लिखा हुआ सो। अगर दोस्तों आप मूल संविधान देखोगे ना, जो मूल संविधान हमारे पास में सो, उसकी राइटिंग जो है आपके थोड़ी इटैलिक शैली की राइटिंग, आपके घुमावदार दोस्तों राइटिंग आपको नजर आएगी, ठीक है। तो वो प्रेम बिहारी नारायण, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। अगर पूछूं आपसे कि संविधान को दोस्तों हिंदी में लिखने वाले कौन थे, सवाल पूछे आपसे कि संविधान को हिंदी में लिखने वाले कौन आपके? संविधान दोस्तों इसको हिंदी में लिखने वाले कौन थे? ये नाम नोट कीजिए आप कि संविधान को हिंदी में लिखने वाले कौन थे? वसंत कृष्ण आपके वैद्य जो है आपके, ये इसको हिंदी में लिखने वाले, ठीक है। तो वसंत कृष्णन वैद्य जो है ये इसको हिंदी में लिखने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वसंत कृष्ण वैद्य जो है आपके, ये इसको हिंदी में लिखने वाले, ठीक है। वहीं दोस्तों इस संविधान को सजाने वाले कौन सा आपके? इसके चारों तो इसके चारों ओर आपके फूल पत्ती लगाने वाले कौन आपके? कहीं कहीं से कोई चित्र बनाने वाले कौन थे आपके? तो इसको सजाने वाले कौन थे आपके? वो थे नंदलाल घोष। लिखिए, इस संविधान को सजाने वाले कौन थे आपके? वो थे नंदलाल घोष। तो ये 3 नाम हम बहुत कम सुनते हैं, इसलिए मैंने सवाल लिया है, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण साहब आपके इटैलिक श्रेणी में लिखने वाले, मूल संविधान कैलीग्राफर थे ये। हिंदी में कौन लिखने वाले आपके? वसंत कृष्ण वैद्य हिंदी में लिखने वाले थे। और इसको सजाने वाले कौन थे? इसको नंदलाल घोष। आपके सब बहुत बड़े पेंटर रहे हुए हैं नंदलाल घोष जो हैं, ये सजाने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अगर पूछूं आपसे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन आप लिखना, संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो है वो वेनेगल राव थे। संवैधानिक सलाहकार आपको नोट करना है, ठीक है। VN राव मतलब वेनेगल राव जो है वो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। इनकी दोस्तों संविधान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों BR अम्बेडकर साहब पूछूं आपसे, ऐसे याद कीजिए आपके ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे अंबेडकर साहब। सो आपको बताना है ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कब तैयार होती है, ये आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कौन सा आपके? फजल अली जो है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके। अगर
पूछूं आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 53 के अंदर किस कमीशन के अध्यक्ष स्थान बनता है? फजल अली कमीशन अध्यक्ष स्थान बनता है। ठीक है, फजल अली कमीशन लिखिए आप, फजल अली कमीशन लिखना। राज्य पुनर्गठन आपके स्टेट री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आपके, ये लिखना आपके, ये दोस्तों आपके अधिनियम जो है वो इस कमीशन के दोस्तों बाद में आता है, और ये कमीशन आपके 53 के अंदर बनाया गया, आपको नोट करना है। ठीक है, 3 लोग थे इसके अंदर, फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, स्टेट री एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ दोस्तों लिखिए, देखो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई? 29 अगस्त, तारीख कौन सी है? 29 अगस्त 1947 जो है ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी तैयार होती है। ठीक है, तो 29 दोस्तों अगस्त की तारीख जो है इसको ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया है ना। खालिस्तान की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित माशिन राम में दोस्तों वर्ल्ड की सर्वाधिक औसत वर्षा मिलती है। देखो ये तो आप सवाल दोस्तों आसान कैसे होता पता है आपको? सवाल आसान होता कि माशिन राम कौन सी राज्य में स्थित है ना, आपसे जानते हो मेघालय राज्य के अंदर। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर ऑप्शन में दोस्तों कुछ और भी होता ना आपके, सतपुड़ा पहाड़ी दोस्तों, अरावली पहाड़ी, विंध्यन पहाड़ी और सो मान लो खांसी पहाड़ी, तो आप सोचते कि गारो खांसी जयंती मेघालय के अंदर है, वहीं पर होगा दोस्तों। अब सोचिएगा तीनों ही पहाड़ी ऑप्शन में हो तो किस पहाड़ी के अंदर स्थित है ना, सवाल यहां पर थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो मेघालय पूछूं आपसे, यहां दोस्तों 3 पहाड़ी है ना, कुल दोस्तों ऐसी 3 पहाड़ी यहां पर आपके, एक का नाम गारो, एक का नाम गारो है, एक का नाम खांसी है दोस्तों आपके, और एक का नाम है जयंतिया। कौन है? जयंतिया। ठीक है, तो गारो, खासो, जयंतिया 3 पहाड़ी आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है सो मेघालय के अंदर ना। तो गारो, खांसी, जयंतिया, ये 3 दोस्तों मेघालय की पहाड़ी आपके सामने। यही दोस्तों खांसी जो पहाड़ी दोस्तों आपके, इसके दोस्तों नीचे है कौन सा आपके, सो खांसी जो जिला आपके सो, यहीं पर आपके 2 स्थान है, एक तो है मौशिन राम सो और एक है चेरापूंजी। कौन सा है? चेरापूंजी। ठीक है, और सो आप जानते हो कि सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपके मौशिन राम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वो है लेह लद्दाख। हो ना, लेह लद्दाख पूछूं आपसे, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख हो गया। ठीक है, इसको ठंडा मरुस्थल बोलते हैं लेह लद्दाख को ना, सबसे कम बारिश वाला स्थान है। वहीं सर्वाधिक बारिश वाला स्थान कौन सा आपके? वो माशिन राम हो गया, चेरापूंजी हो गया, आपको नोट करना है। ठीक है, और सो खांसी पहाड़ी के जस्ट नीचे आपके ये होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर है, खांसी पहाड़ी करेक्ट आंसर है। सवाल दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण, देखिए गारो, खांसी, जयंतिया तीनों ही ऑप्शन में, तो खांसी पहाड़ी के दक्षिण में, साउथ में आपके, उसके नीचे कौन आपके, वो लिखिए आपके जो ये माशिन राम स्थान। ठीक है, यही दोस्तों एक ऑप्शन नीलगिरी भी है ना। सो नीलगिरी सो आपके पूछूं आपसे, सो ये साउथ भारत के अंदर है। ठीक है, सो कर्नाटक प्लस केरल और प्लस तमिलनाडु पूछूं आपसे, इनकी बाउंड्री पर कौन, इनकी बाउंड्री पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? दोदा बेटा छापना इसकी हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। सो दोदा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है। ठीक है, यही दोस्तों यहां पर कौन सी ट्राइब रहती है आपके, तो यहां पर टोडा ट्राइब रहती है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो दोदा बेटा इसकी हाईएस्ट पीक है दोस्तों आपके, टोडा ट्राइब यहां पर रहती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आपके छापना, यहां पर नीलगिरी पहाड़ी आपको नोट करनी है। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समाहर्ता नामक अधिकारी दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है? जो समाहर्ता जो ऑफिसर है उसका कार्य पूछूं आपसे, मौर्य काल में ये अधिकारी थे ना समाहर्ता, सो नायक हो गया, सन्निधाता दोस्तों आपकी ये हो गया, ये मौर्य काल के अधिकारी ना। समाहर्ता पूछूं आपसे कौन था आपका? टैक्स असेसमेंट करने वाला कौन था आपके? वो समाहर्ता था आपके। सो कर जो अधिकारी था वो कौन था? समाहर्ता। ठीक है, वही दोस्तों सुरक्षा पूछूं आपसे, वो था नायक। कौन सा? शहर की सुरक्षा करने वाला कौन था? नायक था ना। ये काल कौन सा? ये काल आपका मौर्य काल। ठीक है, तो मौर्य काल में शहर की सुरक्षा करने वाला नायक था आपके, और कर निर्धारण करने वाला कौन आपके? समाहर्ता था आपके। और जो कोष जो होता है, जो ट्रेजरी जो होती है, उसका अधिकारी कौन था आपके? तो कोष अध्यक्ष पूछूं कौन था आपके? ये था सन्निधात्रा। कौन सा आपके? सन्निधात्रा, हमको नाम नोट करना है। ठीक है, तो सवाल पूछे आपसे कि समाहर्ता कर निर्धारण करने वाला। ठीक है, तो कोष आपके प्रमुख पूछूं आपसे, राजकोष प्रमुख कौन था आपके? सन्निधात्रा। ठीक है।
ठीक है, और जो हमारा शहर है उसकी सुरक्षा करने वाला कौन आपके, वो नायक आपको नोट करना है, शहर सुरक्षा करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, M2 दोस्तों मुद्रा आपूर्ति जो है उसका एक मापक है, ठीक है। M2 दोस्तों आपने सुना होगा M0 होता है, M0, M1, M2, M3, M4, ये 5 होते हैं, ठीक है। M2 उसमें से एक दोस्तों आपके जो मुद्रा की जो सप्लाई होती है, जो मेजरमेंट होता है, उसका एक भाग होता है M2, ठीक है। यहां सवाल पूछ रहा है आपसे कि M2 जो है सो वो M1 में क्या जोड़ने पर आएगा, और सो एसएससी का इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट सवाल दोस्तों आपके क्या है, सप्लाई ऑफ मनी, जिसमें M0, M1, M2, M3, M4, ये 5 बातें वो आपसे पूछता है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहां पर M2 पूछ रहा है, आप छोड़ो दोस्तों M2 को, हम लिख लेते हैं पांचों की पांचों लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। M0 पूछूं आपसे, M1 पूछे आपसे, M2, M3, M4, देखो इनमें सवाल दोस्तों क्या पूछता है, ठीक है। सवाल अगर पूछे आपसे कि भाई भारत के अंदर आपके हाई आपके पावर्ड मनी कौन सी लिखना, आपके इसको बोलते हैं हाई पावर मनी, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाई पावर मनी कहते हैं, या फिर इसको आपके रिजर्व मनी भी कहते हैं ना, या फिर इसको आपके रिजर्व मनी भी कहते हैं, या फिर इसको आरक्षित मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों हाई पावर मनी, रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा कौन सी, वो M0 होती है, ठीक है। वही दोस्तों M1 पूछूं आपसे, जो दोस्तों मनी आपके अकाउंट, दोस्तों अकाउंट में आपके डिपॉजिट है, आपके सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट डिपॉजिट है आपके, और वही दोस्तों जो मनी आपकी जेब के अंदर आपके सो पहली तो बात है, जनता के पास जो पैसा है दोस्तों आपके वो शामिल है इसके अंदर, और सो बैंक में आपके जो डिपॉजिट है ना, आपके बैंक जो डिमांड डिपॉजिट जो आपके वो भी आपके इसमें शामिल है, ठीक है। मतलब दोस्तों जिस पैसे को आप सो जब चाहो दोस्तों चाय पीने गए, आपने सो पेटीएम से पेटीएम कर दिया, वो पैसा आपके अकाउंट से कट गया, ठीक है। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब आपकी डिमांड हो तब आप पैसा बाहर निकाल लीजिए, आपके सो वो आपके सेविंग अकाउंट में होता है, करंट अकाउंट में होता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में वो नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा आपके लंबे टाइम के लिए फिक्स होता है, आप उसको नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहां दोस्तों जनता के पास जो धन है, आपके जो करेंसी जनता के जेब में, आपकी मेरी जेब में आपके, वो दोस्तों, और इसके अलावा जो बैंक के पास में डिमांड डिपॉजिट है आपके, दोनों को जोड़ने के बाद M1 दोस्तों आने वाला है। M2 पूछूं आपसे, M1 प्लस आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो है वो M2 में शामिल होता है ना। तो M1 प्लस आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पूछूं आपसे, वो दोस्तों M2 बनता है ना। और M3 पूछूं आपसे, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, M1 प्लस आपके टाइम डिपॉजिट जो होता है आपके, वो M3 होता है। मतलब दोस्तों एक समय के लिए आपने पैसा जमा करा दिया कि 5 साल की आपने FD करा दिया ना, अब वो पैसा आपका 5 साल का रिजर्व हो गया है, आप उसको चाय पीने में खर्च नहीं कर सकते हो, वो टाइम के लिए डिपॉजिट हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक है। यही दोस्तों आप लिख लीजिए, जो FD जो होती है आपके वो इसमें शामिल होती है ना। तो M3 बराबर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट आपको नोट करना है ना। और M4 पूछूं आपसे, M4 आपके M3 प्लस आपके पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जो है वो M4 में शामिल होता है। आप कोई भी एग्जाम देना, उसमें अगर M1, M2, M3, M4, M0 का सवाल दोस्तों आएगा तो आपको यहां से मिल जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे तरल कौन है आपके सबसे तरल कौन है आपके तरल का मतलब जिसके पास में परचेजिंग पावर दोस्तों हो, ठीक है। आपकी जेब में वर्तमान में 5 रुपए है, आपको चाय पीनी है, आप जाओगे 5 रुपए दोगे, आपको तुरंत चाय मिल जाएगी, ठीक है। मान लो दोस्तों आपकी जेब में 5 रुपए नहीं है, सो आपके हाथ में आपके पास 5 रुपए नहीं है, आपके पास में एक चेक है, आपने उसमें 5 रुपया भरा और चाय वाले को चेक दे दिया, वो थप्पड़ देगा वापिस, भाई साहब वो आपका चेक दोस्तों नहीं लेने वाला है ना, उसको चाहिए कैश दोस्तों, उसको चाहिए गांधी, जिसकी जेब में गांधी उसकी गांव में आंधी, ठीक है। वही वाली बात सुनात आपके। तो सबसे तरल पूछो कौन है, M1 है, ठीक है। अगर पूछे आपसे सबसे व्यापक मनी कौन सी है, ब्रॉड मनी कौन सी है, वो M3 है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। सवाल पूछा है कि M2 दोस्तों M1 में क्या जोड़ने पर आएगा, M1 प्लस आपके जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है हमारा, जो डाकघर में जो जमा है आपके, वो आने वाला है, ठीक है। तो जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होगा हमारा, उसमें M1 में जोड़ने पर हमारा M2 आ जाएगा, नोट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा दोस्तों लगती है, ठीक है। ये दोस्तों भारत हो गया आपके सामने, ये भारत हो गया है। सवाल पूछा है कि
इसके उत्तर पश्चिम में पूछे आपसे किस देश की बाउंड्री लगती है, आपको वो देश बताना है। ठीक है, आपको दोस्तों याद नहीं करनी है हर चीज को। ठीक है, कुछ डायग्राम बना के आप जो है अपने दिमाग में माइंड मैप बना लीजिए। ठीक है, ये जो भारत हो गया आपके, सवाल पूछ रहा है आपसे कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट दोस्तों ये ईस्ट है। सवाल पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपके बाउंड्री किसकी लग रही है। ठीक है, यहां दोस्तों यहां पर है पाकिस्तान, कौन सा, यहां पर पाकिस्तान हो गया आपके, और यहां कौन सा आपके, यहां पर हो गया आपके कौन, आपके अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो इन दो देश की बाउंड्री यहां पर लगती है। ठीक है, वहीं दोस्तों पूछूं आपसे कि नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री किसकी आपके, यहां दोस्तों चीन हो गया, सो आपके चीन आपके, और यहां नेपाल हो गया, यहां भूटान हो गया है, और यहां म्यांमार की बाउंड्री जो है कुछ ऐसे लग रही है। ठीक है, यहां पर बांग्लादेश आपके, यहां श्रीलंका, यहां आपके मालदीव, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर सवाल से पूछ ले आपसे पाकिस्तान की बाउंड्री जो भारत के साथ में आपके, वो कौन कौन से स्टेट आपके, गुजरात प्लस लिखना, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस पंजाब आपके तीन दोस्तों स्टेट है आपके, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख आपके दो यूटी है। ठीक है, तो पाकिस्तान पूछूं आपसे, पाकिस्तान पूछे आपसे ना, पाकिस्तान उर्फ नल्ला लिखना आपके, सो लिखिए आपके इसमें आपके लिखना पंजाब प्लस गुजरात प्लस राजस्थान लिखना, गुजरात प्लस राजस्थान प्लस पंजाब आपके प्लस जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख जो है ये दो यूटी है, तीन स्टेट आपको नोट करना है। सो अफगानिस्तान लिखना, इसकी बाउंड्री जो है केवल लद्दाख से लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 201 आंसर है, भारत आपके पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अधिकारियों ने दोस्तों भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इंकार कर दिया। ठीक है, सो यह घटना दोस्तों इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना रही है, इतिहास की दृष्टि से ना। सो घटना दोस्तों कब होती है आपके, ये सो घटना आपके 1914 में होती है। ठीक है, जब दोस्तों एक जहाज दोस्तों आपके जहाज जो आपके सो वो भारत से जाता है। ठीक है, जहाज भारतीय नहीं था। ठीक है, जहाज का नाम क्या है, जहाज का नाम है कामागाटा दोस्तों मारू जो है, ये जहाज का नाम है। जहाज था आपके, और सो जहाज सो जापान का, सो जहाज आपके जहाज तो जापान का था आपके, कभी सवाल पूछो जहाज किसका था, जहाज दोस्तों जापान का था आपके। और दोस्तों ये दोस्तों इसको लीड करने वाले कौन थे, इसको लीड करने वाले आपके गुरुदत्त सिंह साहब आपके लीड करने वाले थे। तो बाबा गुरुदत्त सिंह जो आपके, बाबा जो गुरुदत्त सिंह जो है वो इसको लीड करने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके ये इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जहाज में आपके सो, और ये जहाज आपके कनाडा जा रहा होता है आपके, वहां दोस्तों एक रूल है, वहां पर एक रूल था आपके कि वहां से रूल क्या है, वहां रसगुल्ला रूल ये है कि आपके कि वहां से कोई जहाज अगर आ रहा है, जिस देश से आ रहा है दोस्तों, अगर उसके नागरिक वहां उस जहाज में नहीं है तो उस जहाज को उस समय दोस्तों कनाडा के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो वहां दोस्तों एक स्थान था वैंकूवर स्थान, वहां पर दोस्तों इस जहाज को रोक लिया। ठीक है, वहां से रोक लिया आपके सो, और सो रोकने के दोस्तों बाद वहां पर बहुत सारे कारण बनाए गए आपके, और सो बहुत दिनों के बाद में इस जहाज को वापस दोस्तों लाया गया आपके सो बजबज जो स्थान कलकत्ता के अंदर, वहां इसको वापस लाया गया। एक बार रसगुल्ला सवाल दोस्तों एग्जाम में आया सो आपके कि सो कामागाटा मारू जहाज जो है सो वो वैंकूवर से वापस कहां पर आता है ना, सो वैंकूवर से वापस कहां पर आता है, बजबज स्थान पे, लिख लो बजबज स्थान पर। और जिसको पहली बार पता लगा हो ना तो दिल भेज देना कमेंट बॉक्स में कि कामागाटा मारू जहाज जो है वो सो कहां गया, सो कनाडा के अंदर जाता है, वहां पर वैंकूवर में उसको रोक लेते हैं आपके, सो वापस भेज देते हैं। वापस कहां दोस्तों आता है, वो वापस आपके बजबज जो स्थान कलकत्ता के अंदर वहां पर आता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, ऑप्शन दोस्तों आंसर हो गया आपके कनाडा, ठीक आंसर हो गया है, यहां पर इसको रोक लिया गया था। 1914 घटना आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी से ओटावा जो ओटावा इसकी राजधानी आपको नोट करनी है। ठीक है, अगर सवाल पूछे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाउंड्री दोस्तों किन दो देश के बीच में, आपके अमेरिका कनाडा छापना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट बाउंड्री जो है वो इनके बीच में, और बाउंड्री बनाने वाली रेखा कौन सी है, 49 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड आपके बाउंड्री बनाने वाली रेखा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सो इस बाउंड्री के ऊपर 5 आपके महान झील क्षेत्र जो है, सुपीरियर, मिशिगन, हीरोन, एरी, ओंटारियो, पांचों झील जो है वो इसी बाउंड्री पर आपको
नोट करनी है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे कि विश्व की लिखना, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहां दोस्तों आपके, वो भी विनिपेग के अंदर, कनाडा के अंदर, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहां पर है, विनिपेग कनाडा के अंदर आपको छापना है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, याद कीजिए, अरे 16 सितंबर लिखना आपके, 16 सितंबर 1987 पूछूं आपसे, मॉन्ट्रियल, कौन सा स्थान, मॉन्ट्रियल स्थान था कनाडा के अंदर, और प्रोटोकॉल होता है। अगर सवाल पूछूं आपसे किसके लिए होता है, ओजोन परत जो है इसके संरक्षण के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगर सवाल यहां पर आपसे ये पूछ ले दोस्तों कि इसको नुकसान पहुंचाने वाला कौन था, वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, कौन था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। इसी को हम बोलते हैं फ्रियोन, क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रियोन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को हम लोग फ्रियोन कहते हैं, नोट कीजिए ना। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन आपके ओजोन परत के संरक्षण के लिए आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछूं आपसे, 16 सितंबर आपके ओजोन संरक्षण दिवस होता है। ओजोन की सांद्रता पूछे आपसे, मापते किसमें, आपके डॉप्शन में नापते हैं। और ओजोन परत कहां मिलती है, समताप मंडल में मिलती है, जो कि आपके वायुमंडल की सेकंड परत होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपके स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती हैं। यहां दोस्तों, यहां पर इतिहास था, यहां आपकी ज्योग्राफी थी, और यहां पर आपके सामने जो है एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स जो है यहां पर आपके सामने, ठीक है। आगे देखिए, ये बुक दोस्तों आप सभी के लिए उपलब्ध है, आपके करंट अफेयर्स की बुक है। अभी प्री बुकिंग चल रही है, आज 25 तारीख है। अगर आज आप इस बुक को ऑर्डर करते हो, प्री बुकिंग करते हो, तो कल से ये बुक आपके डिस्पैच होना शुरू हो जाएगी, और 1 तारीख के आसपास आपके पास, आप दिल्ली हो, आप बिहार हो, आप जयपुर हो, आप उत्तर प्रदेश हो, आप झारखंड हो, आप मध्य प्रदेश हो, आप उत्तराखंड, आप हरियाणा हो, कहीं पर भी आप ओडिशा के अंदर हो, आपको ये बुक वहां पर मिल जाएगी। जनवरी से जून तक करंट अफेयर जो है अकेली इस बुक में मिलने वाला है। मेधांश एपिसोड के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है वो भी मिलने वाले इसके अंदर। करंट अफेयर्स के 5 टेस्ट भी आपको मिलने वाले इसके अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों अर्जुन सीरीज वाले जो विनर्स थे उनकी लिस्ट जो है, मैं, आपने उस टेलीग्राम वहां से देख ली होगी, वो लिस्ट जो है आज मैं लाना भूल गया लिस्ट को, कोई बात नहीं, कल मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई कौन कौन टॉपर रहा है, वो 25 नाम कौन कौन से आपके, 25 नाम कौन कौन से हैं। अच्छा एक सवाल बताओ मुझे कि जो टेस्ट आपका हुआ था उसकी व्याख्या तो हमने आपको दे दी थी, है ना, ऐप में उसकी मिल जाएगी व्याख्या आपको। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, अगर आप चाहोगे तो मैं उसका यूट्यूब के ऊपर ये क्लास लेकर के 50 सवाल जो आपके उस पेपर में आए थे, सीजीएल वाले में पूछे गए थे, और 50 सवाल जो आपके जीडी वाले पेपर में पूछे गए थे, वो सवाल मैं आपको 100 सवाल जो है 1 घंटे के अंदर करवा दूंगा कि भाई इसका आंसर ये है और इसके संबंधित ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप चाहोगे तो ये काम मैं करवा दूंगा आपको। आप बताना कमेंट बॉक्स में, इस क्लास से कमेंट बॉक्स में बताना कि आप चाहते हो कि भाई, वैसे मैंने आंसर सीट तो आपको दे ही दी है, आंसर की व्याख्या तो आपको मिल ही चुकी है। मुझे लगता है कि आपको जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैंने नहीं कराया यूट्यूब पर अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं करवा दूंगा। सवाल सारे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मैंने खुद बनाए सवाल आपके लिए, बहुत सारे पेपर्स को देखकर सवाल बनाए गए, इसलिए तैयार रहना। मैं फिर कह रहा हूं, जो इस बार छोड़ देगा अर्जुन सीरीज को, निश्चित मानना घाटे के अंदर रहेगा, ये मेरा वचन है आपसे। बस खूब जम के मेहनत कीजिए आप लोग, खूब ध्यान रखिए अपना, खूब पढ़िएगा। ये दोनों बुक आपको मिल ही रही होंगी। संडे को टेस्ट होने वाला है, और जो संडे को टेस्ट नहीं देगा, इस बार आपके 1 लाख प्लस बच्चों ने टेस्ट दिया है, 1.2 लाख के आसपास टेस्ट देने वाले बच्चे हैं, और उसमें असाइन लोग आपके 2 लाख से ऊपर है। तो जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसको मैं 1 जुलाई के बाद में ये जो बुक है उससे बाहर कर दूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत भी नहीं है दोस्तों आपके जिस पे टेस्ट दिया ही नहीं जाए। देखो आप है ना, 2 काम कभी मत करना लाइफ के अंदर, छोटी सी बात सुन लीजिए। एक तो अपने घर वालों को धोखा मत देना, ठीक है। आप ये सोचते हो कि उनको धोखा देके आप कुछ उखाड़ लोगे, नहीं उखाड़ पाओगे लाइफ के अंदर। जो अपने घर वालों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, ये तय मानना, ठीक है। और एक खुद को कभी धोखा मत देना आप लोग, है ना, खुद से झूठ मत बोलना कि यार टेस्ट कौन देगा, बाद में दे देंगे, पीडीएफ निकाल लेंगे। टेस्ट का मतलब टेस्ट ही होता है, आपको उसी माहौल में देना होता है जिस माहौल में आप अपने परीक्षा में टेस्ट देकर आओगे। अरे मैं तो आपको फ्री में दोस्तों उपलब्ध करवा रहा हूँ, लोग इसका चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं टेस्ट देने का, मैं तो आपको फ्री में
क्लास भी पढ़ा रहा हूँ, मैं कंटेंट भी आपको दे रहा हूँ फ्री में, बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ आपको, यकीन मानना, बेस्ट कंटेंट बेस्ट टेस्ट आपको दे रहा हूँ, फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। और टाइम से, ऐसा नहीं है कि बिना टाइम के कल क्लास नहीं ले पाया तो आज मैंने क्लास ली है और कल भी आपकी क्लास होने वाली, ठीक है। अर्जुन जो सीरीज की क्लास कल भी होगी, ठीक है, कल भी क्लास आपकी होने वाली, तैयार ना, क्योंकि कल आपका वेडनेसडे है तो कल भी क्लास आपकी होगी शाम को 8 बजे यहीं आपके यूट्यूब पर आपके एसएससी के ऊपर होने वाली है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, कैसी लगी क्लास बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी फिर मिलूंगा आपसे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाली क्लास में। कुछ भी हो मत छोड़ना उस क्लास को, अगले 2-3 महीने क्लास ले लो, मेधांश एपिसोड पढ़ लो ढंग से, जीके जीएस आपकी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को, जय हिंद। जो विनर्स है उनका नाम मैं कल दोबारा आपको दिखा दूंगा, अभी मेरे पास में नहीं है, ठीक है। तो कल तक का वेट और कर लीजिए, कल आपके सामने जो विनर्स हैं उनके नाम लेकर आऊंगा, जिन 25 को आपके वो मिलने वाली है मेरी बुक जो है, वो मैं नाम कल आपको दिखा दूंगा। बाकी आप ऑर्डर कर लीजिए, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।